मेरा नाम वृंदा है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मैंने सोचा कि मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मैं डॉक्टर के पास उसके क्लिनिक चली जाऊंगी, और मैंने ऐसा ही किया। जब मेरे पति सुबह ऑफिस चले गए, उनके जाने के बाद मैं क्लिनिक गई, और जो खबर मुझे डॉक्टर ने सुनाई, उस खबर का तो मुझे बहुत सालों से इंतज़ार था। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। अब जाकर मेरी प्रार्थना का फल मुझे मिला था। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आज जाकर मेरी फैमिली पूरी होने वाली थी। मैं सोच रही थी कि जब मेरे पति ये खबर सुनेंगे तो वो कितना खुश होंगे। उन्हें भी सालों से इस खबर का इंतज़ार था। जब मैं घर आई तो मेरे चेहरे की खुशी देखकर सबको अंदाज़ा हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। बेसब्री से मैं मेरे पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। आज मेरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। किचन का काम पूरा करने के बाद मैं अपने कमरे की तरफ गई, और मैंने अपने कमरे को भी सजाया। मेरे पति शाम को ऑफिस से सीधा घर ही आते थे। उनकी आने में कुछ देर थी। इतने में मैं अपने कमरे में चली गई, और आज मैंने नए कपड़े पहने थे, हल्का फुल्का मेकअप किया था, और उनकी पसंद का खाना बनवाया था, और ढेर सारी मिठाइयाँ मंगा ली थी। अब सब कुछ तैयार था, बस मेरे पति के आने का इंतज़ार था। मैं कमरे में बैठकर बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं था कि अगले पल क्या होने वाला है, मेरे ऊपर कौन सा आसमान टूटने वाला है। मैं नहीं जानती थी कि मेरी सारी दुनिया बदलने वाली है, मेरे सारे किए कराए पर पानी फिरने वाला है। मैं अपने ही ख्यालों में बैठी थी। अचानक नीचे से शोर की आवाज़ आने लगी। मेरा दिल काँप सा गया, ये सोचकर कि पता नहीं क्या हुआ है जो नीचे इतनी आवाज़ें आ रही है। इससे पहले तो हमारे घर में कभी ऐसा शोर नहीं हुआ था। मैं उठकर नीचे जा रही थी, तभी मेरी ननंद भागते हुए मेरे पास आई। वो बहुत डरी हुई थी। वो कहने लगी कि भाभी, वहाँ पर नीचे सीढ़ी पर चलने की वजह से उसकी सांस फूल रही थी, इसीलिए वो अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे बेड पर बिठाया और उसके हाथ में पानी का ग्लास दे ही रही थी कि तभी उसने मुझसे जो बात कही, वो सुनकर तो मेरी सांस ही अटक गई। पानी का ग्लास मेरे हाथ से नीचे गिर गया, और मुझ पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा था। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखने लगी। मैंने उससे कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मुझे लगता है कि तुम पूरी तरीके से पागल हो चुकी हो। कम से कम आज के दिन तो मुझसे ये बेहुदा मजाक मत करो। मुझे तुमसे इस तरह के मजाक की उम्मीद नहीं थी। मैंने बहुत गुस्से से उससे ये सब कुछ कहा था, और जो उसने मुझसे कहा उसके बाद तो शायद मुझे ऐसा ही कुछ कहना चाहिए था। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कांच के टुकड़े उठाने शुरू कर दिए। मेरी नंद मेरे साथ नीचे ज़मीन पर बैठ गई और मुझे कहने लगी, भाभी, मैंने आज तक आपसे कोई मजाक नहीं किया है, और आज के दिन तो मैं आपसे ऐसा बेहुदा मजाक क्यों करूँगी? काश कि ये सब मजाक ही होता। मैं जो कह रही हूँ वो सब कुछ सच है। आप होश में आइए और मेरे साथ नीचे चलिए। मैंने उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो सच कह रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कैसे मान लूँ कि ये सब कुछ सच है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा तो दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। जो खबर मुझे मिली थी उसने मुझे पूरी तरह हिला दिया था। मेरे तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सातों आसमान एक ही साथ मुझ पर गिर गए हैं। कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक था। मैं इतनी खुश थी। मेरा दिल कुछ भी मानने को तैयार नहीं था। ना चाहते हुए भी मैं अपनी नंद के साथ नीचे चली गई। मुझसे सीढ़ी से उतरा ही नहीं जा रहा था, और चलते चलते मैं लड़खड़ा रही थी, लेकिन मेरी नंद ने मुझे कसकर पकड़ा हुआ था। मुझे अब भी उम्मीद थी कि जो कुछ भी मैंने सुना है वो सच नहीं है। जैसे ही मैं नीचे आई, मेरी ये उम्मीद भी टूट गई। मेरे पति सामने लेटे हुए थे। उनके पूरे शरीर पर एक सफ़ेद रंग की चादर बिछाई हुई थी। उनको ऐसा देखकर मेरा दिल मुंह में आ गया। ये सब कुछ कैसे हो सकता है? अभी कुछ घंटे पहले तो मैंने उन्हें बिल्कुल ठीक घर से ऑफिस भेजा था। फिर अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया? मेरे पति मुझे छोड़कर जा चुके थे। मैंने तो अभी उन्हें प्रेगनेंसी की खुशखबरी भी नहीं सुनाई थी। उन्हें सरप्राइज़ देना था, लेकिन उन्होंने तो मुझे ही सरप्राइज़ कर दिया, वो भी इतना खतरनाक सरप्राइज़। मैंने तो कभी उनके बिना जीने का सोचा भी नहीं था। मेरे देवर से मुझे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने उसी पल अपने प्राण त्याग दिए थे। मेरे ससुर ने आकर मेरे सिर पर हाथ रखा। मेरी नंद और देवरानी मुझे गले लगाकर रोने लगी। मैं अपने पति से लिपट लिपट कर रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। मेरे साथ साथ मेरे बच्चे की किस्मत भी खराब हो गई। वो तो दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो चुका था। मैं तो बेजान हो गई थी। मेरे पति की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, क्योंकि शाम होने से पहले अंतिम संस्कार करना ज़रूरी था। मैं बिल्कुल भी होश में नहीं थी। जब वापस आए तो मेरी देवरानी और नंद मुझे मेरे कमरे में लेकर चले गए।
कुछ देर तो वो मेरे पास बैठी और मुझे सांत्वना दी, फिर वो भी अपने कमरे में चली गई। अब मेरे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी थी जो मुझे अकेली ही गुजारनी थी। इस दुनिया में मेरे पति के अलावा मेरा और कोई नहीं था। मैं अपने बच्चे के साथ इस दुनिया में अकेली रह गई थी। काश मैंने फ़ोन करके उन्हें सब कुछ बता दिया होता तो वो कहीं और जाने की वजह सीधा घर ही चले आते और यह हादसा उनके साथ नहीं होता। रोज़ दिन निकलते जा रहे थे और रात होती जा रही थी। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एक दिन एक साल के बराबर लगता था। आज उन्हें जाकर 3 महीने हो चुके थे। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब मेरी देवरानी और उसकी बेटी कुछ सामान लिए मेरे कमरे में आई। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, मेरी देवरानी मुझसे कहने लगी कि देखो, तुम बुरा मत मानना, आज से हमारी दोनों बच्चे तुम्हारे कमरे में ही रहेंगी। तुम्हें तो पता है इनका कमरा छोटा है और अब इन्हें वो कम पड़ रहा है। वैसे भी तुम अकेली रह गई हो, इतने बड़े कमरे में क्या करोगी। मैं उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं उससे बिना कुछ कहे ज़रूरी सामान उठाकर उन बच्चों के कमरे में चली गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ दिनों बाद मुझे इस कमरे से भी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया और मेरी नंद ने वो कमरा ले लिया। वहाँ भी मैं कुछ दिन रही, फिर दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई। इस तरह करते करते इन लोगों ने मुझे स्टोर रूम में भेज दिया। मैं चुपचाप उनकी हर बात मानती रही। आखिर मैं उनसे कहती भी तो क्या कहती और किसके सहारे कहती। मेरे सिर पर तो अब किसी का सहारा ही नहीं रहा था। अभी इन लोगों के लिए शायद मैं एक बोझ बन गई थी, इसीलिए ये लोग मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे थे। इनमें उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं था। आखिर कब तक वो लोग मुझे ऐसे ही बिठाकर खिलाते रहते। अब न जाने मेरी ज़िंदगी में आगे और कौन कौन सी कठिनाइयाँ लिखी हुई थी। अब मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। ना मुझसे कोई दवाई का पूछता था, ना किसी और चीज़ का। हद तो ये थी कि उन्होंने घर के काम वालियों को भी निकाल दिया था और घर का सारा काम मेरे सिर पर आ गया था। और वो मुझसे कहती कि अगर खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। उन्हें मेरे होने वाले बच्चे की भी परवाह नहीं थी। मैं भी उनसे बिना कुछ कहे सारा काम कर दिया करती। मैं सुबह सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता बनाकर और साफ़ सफाई कर कर अपने कमरे में चली जाती थी और दोपहर में जब वो लोग अपने कमरे में आराम कर रहे होते तब मैं अपने शाम का सारा काम निपटा लिया करती। मेरे पति ने अपने भाई बहन के लिए क्या कुछ नहीं किया था, उसका बदला वो सब इस तरीके से दे रहे थे। आज इन लोगों को उनकी पत्नी और उसके होने वाले बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। मैं एक रात अपने कमरे में बैठी हुई थी जब किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। मैं घबरा कर उठ गई। इतनी रात को मेरे कमरे में कौन आया है। मैंने घबराते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे देवर खड़े थे। वो अंदर मेरे कमरे में आ गए। उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार दिख रहा था और उनके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। मैं उनको देखकर दंग रह गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे थोड़ी घबराहट भी होने लगी। मैं उनसे कुछ कहती, इसके पहले वो मेरी तरफ बढ़े। मेरा नाम वृंदा है। मैं अनाथ थी। मेरे दादा दादी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे दादा दादी ने मेरी शादी करा दी। रवि मुझसे 8 साल बड़े थे। रवि की फैमिली बड़ी थी। सब लोग साथ मिलजुल कर रहते थे। रवि को 2 भाई और एक बहन थी। मेरे ससुर की उम्र भी हो गई थी। मेरी सास तो बहुत पहले ही चल बसी थी। मेरे पति बड़े होने के कारण घर की और अपने भाई बहन की जिम्मेदारी भी उन पर ही थी। वो एक बहुत मेहनती इंसान थे और अपने घर वालों से बहुत प्यार करते थे। हमारी शादी के 1 साल बाद ही उन्होंने अपने एक भाई की शादी करा दी थी। छोटा भाई और नन की शादी बाकी थी। हमारा घर भी बहुत बड़ा था। जैसे जैसे समय गुजरता गया मुझे भी रवि से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। रवि तो मुझ पर अपनी जान निछावर करते थे। रवि ने अपने भाई बहन को उनका हिस्सा भी दे दिया था, लेकिन उन लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया था। वैसे तो हम लोगों की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भगवान ने हमें बच्चे के सुख से दूर रखा था। शादी के 10 साल बाद भी हमें कोई संतान नहीं हुई। फिर एक दिन मुझे खुशखबरी मिली और उसके साथ ही बुरी खबर भी। रवि मुझे छोड़कर दुनिया से जा चुके थे। उसके बाद तो जैसे मैं पूरे परिवार पर एक बोझ बन गई थी। आज मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था। मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे। सब लोग अस्पताल में खड़े थे। सब लोग मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे और उसे बार बार चूम रहे थे। सब लोग उसे एक दूसरे के गोद से लेने के लिए झगड़ रहे थे। ये सब कुछ क्या हो रहा है? लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए सबके दिलों में प्यार देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैं सोच रही थी शायद अब इस बच्ची की वजह से मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 3 दिन बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया। पिछले 2 महीने से ये सब मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे थे। शायद इन लोगों को सब कुछ याद आ गया था जो जीते जी इनके भाई ने इनके लिए किया था। लेकिन मेरा दिल अब इस घर में जाने को नहीं मान रहा था।
मैं अपने दादा दादी के पास जाना चाहती थी। मैंने अपने ससुर जी से मेरे जाने की बात की तो वो कुछ उदास से हो गए। फिर मेरे सर पर हाथ रखा और मुझसे बोले कि मैं जानता हूँ तुम्हें घर के लोगों ने बहुत परेशान किया है और अब तुम्हें घर में नहीं रहना है, लेकिन मेरे सालों से इच्छा थी कि मैं रवि के बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं। मैं तो कब का इस दुनिया से जा चुका होता, लेकिन शायद मेरे नसीब में रवि के बच्चे को देखना लिखा था, इसीलिए मैं अब तक जिंदा हूँ। अब जाकर ये खुशी मुझे मिली है। अब जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इसी घर में रहोगी और तुमसे अब यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। यही मेरा आखिरी फैसला है। 1 हफ्ते में मैं तुम्हारी शादी रोहित से करवा रहा हूँ। ये बात सुनकर तो मैं उन पर चीख पड़ी। वो ऐसा कैसे कर सकते थे? उन्होंने मुझसे कहा मैं ऐसा करने का हक रखता हूँ। तुम्हारे पास मेरे बेटे की बच्ची है, अगर तुम इसको यहाँ से ले जाओगी तो इसका पालन पोषण कैसे करोगी? तुम्हारे पास तो कोई कमाने वाला भी नहीं है और मैं किसी भी सूरत में अपनी पोती को इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम बिंदास जा सकती हो, लेकिन इस बच्चे को तुम्हें यही छोड़कर जाना होगा। इसीलिए बेहतर है कि तुम यहीं पर रहो और रोहित से शादी कर लो। रोहित तुम्हारा छोटा देवर ही सही पर तुम्हारी उम्र का है, तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा और इस बच्ची को भी बाप की कमी महसूस नहीं होगी। अब तुम्हारा फैसला क्या है? तुम क्या करना चाहती हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे घर से जाने क्यों नहीं दे रहे। पिछले 2 महीने से इनका बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था। ये सब लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यार बरसा रहे थे, लेकिन उससे पहले जो उन लोगों ने मेरे साथ किया था मैं वो सब कुछ भूल नहीं सकती थी। मुझे तो इन लोगों के यूँ अचानक बदलाव की वजह समझ में नहीं आ रही थी। कुछ ना कुछ तो था जो इन लोगों के दिमाग में चल रहा था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। कुछ तो था जो ये लोग मुझसे छुपा रहे थे। अब ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले थे? अगर इन लोगों को रवि के बच्चे की इतनी फिक्र होती तो ये फिक्र पहले कहाँ चली गई थी, जब ये बच्चा मेरे कोख में था। ये सब उस रात से शुरू हुआ था जिस रात मेरे देवर मेरे कमरे में आए थे। उसी रात इन लोगों ने कुछ ऐसा सोचा था। अब मुझे पता लगाना था कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। वो दोनों भाई मेरी तरफ आ रहे थे और मैं डर कर उनसे पीछे जा रही थी। कुछ ही देर में मैं हैरान रह गई और मेरे मुंह से अचानक चीख निकल गई। वो ऐसा कैसे कर सकते थे? मुझे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो दोनों भाई मेरे पैर पकड़कर बैठ गए थे और मुझसे कह रहे थे कि भाभी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। हमने तो इतना बड़ा गुनाह किया है कि हमें आपके सामने खड़े होने के भी काबिल नहीं हैं। आप हमारे भाई की पत्नी थी, उस भाई की जिसने जीते जी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमें तो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन हमने आपको ऐसी हालत में लाकर खड़ा कर दिया। मैंने उन लोगों के हाथ से अपने पैर खींच लिए। कुछ देर बाद मेरी देवरानी और नंद भी आ गए थे, लेकिन ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? मेरे पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन लोगों को मेरे पैर में गिरना पड़ रहा था? उस वक्त मैंने उनको माफ़ कर दिया था। अब इन लोगों ने मुझे मेरे कमरे में भेज दिया था जहां मैं रवि के साथ रहती थी। मेरी देवरानी, देवर, ससुर, नंद सब मेरे आगे पीछे घूमते थे। ये क्या हो रहा था? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे लोगों का सच जानना था और वजह जानने के लिए मेरे पास बस एक ही चारा था कि मैं रोहित से शादी करने के लिए हाँ कह दूं। मुझे मजबूरन रोहित से शादी के लिए हामी भरनी पड़ी। मुझे रोहित से शादी करनी पड़ी क्योंकि मैं अपनी बेटी को किसी भी हाल में इन लोगों के पास नहीं छोड़ सकती थी। अब वही मेरे जीने का सहारा था, मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं उसे ऐसे कैसे इन लोगों के पास छोड़ देती? और पिछले दिनों इन लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया था उसके बाद तो ये सब कुछ सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने ससुर के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मैं रोहित से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही ये बात बाकी घर वालों ने सुनी, उनके चेहरे से खुशी चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। अगले ही दिन मेरी शादी हो गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। अब तो मेरी देवरानी और नंद और ज़्यादा मेरी खातिरदारी करने लगी। मेरे कुछ कहने से पहले ही हर चीज़ मेरे पास हाजिर हो जाती, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई भी मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इन लोगों का सच जानना चाहती थी जो एक दिन मेरे सामने आ ही गया। हम सब लोग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। मेरे ससुर अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आए। उन्होंने जो कुछ भी मुझसे कहा वो सब कुछ सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता है? दरअसल रवि ने सबके हिस्से उनको दे दिए थे, लेकिन सब अपने हिस्से के पैसे ख़त्म कर चुके थे। सिर्फ रवि ने अपने पैसों का सही इस्तेमाल किया। उनके कारोबार में बरकत थी, इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे अपने पूरे परिवार को संभालते। लेकिन अब उनकी पत्नी और बच्चे की बारी आई तो बजाय एहसान का बदला एहसान से देने के, इन लोगों ने मुझे और मेरी बच्ची को अपने ऊपर बोझ समझ लिया और हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया। ऐसा तो कोई परायों के साथ भी नहीं करता। रवि के वकील से मुझे ये पता चला कि रवि ने सारे पैसे मेरे नाम कर रखे हैं।
इन लोगों को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि रवि ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। इसीलिए इन लोगों ने मेरी बेटी को ढाल बनाकर मेरी शादी रोहित से करवा दी, ताकि रोहित से शादी करने के बाद मैं इसी घर में रहूं और ये लोग मेरे पति के पैसों से ऐश करते रहे। ये सारा खेल मेरे साथ इस ज़मीन जायदाद के लिए हो रहा था। सोच भी नहीं सकती थी कि ये लोग पैसे के लिए इतना गिर जाएंगे। मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं ये सारी जायदाद रोहित के नाम पे कर दूंगी और उसको डिवोर्स देकर अपनी बेटी के साथ इस घर से चली जाऊंगी। मैं अपना सामान पैक कर रही थी। मेरा दूसरा पति रोहित मेरे कमरे में आया और आकर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। उसने मुझे बताया, ये बात सच है कि मैंने तुमसे शादी इस जायदाद के लिए की थी, लेकिन तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे तुमसे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे ये सारी जायदाद नहीं चाहिए। प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैंने अपनी बेटी की खातिर रोहित को माफ़ कर दिया और उसको एक आखिरी मौका दिया, लेकिन उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने एक अच्छा पति और एक अच्छा बाप बनकर दिखा दिया। रोहित और मैं अलग घर में शिफ्ट हो गए। रोहित रवि की तरह ही एक अच्छा इंसान था। उसे जब मौका मिलता वो अपने भाई बहन की मदद करता। उसने अपनी बहन की शादी करवा दी थी। अब मैं और मेरी बेटी उसके साथ बहुत खुश थे। मैंने भी पूरे दिल से सबको माफ़ कर दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपकी कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।